इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज इसको लेके मतलब कि जो एनवायरमेंट है उसको लेके क्या हमारा संविधान कहता है, क्या हमें प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, उस चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो अभी इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो हाल ही में अभी कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। ठीक है, तो उनका जो जजमेंट है वो क्या चीज़ है। उनका जो जजमेंट है वो ये है, राइट टू बी फ्री फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, मतलब है ना, शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 और 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो आर्टिकल 14 और 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत ये अधिकार भी है कि मतलब हमको हमारा ये अधिकार भी है कि हमें जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, जो नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, उससे हमें फ्री करे। ठीक है, ये भी हमारा एक हक है। किसके तहत? आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के तहत। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ठीक है, अब आगे और जानते हैं कि एनवायरनमेंट को लेके और क्या क्या पावर है सुप्रीम कोर्ट का, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और क्या क्या कहता है उसको जानते हैं। ठीक, तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसके तहत दिया गया है? आर्टिकल 21 और है आर्टिकल 142। ठीक है, तो आर्टिकल 21 नहीं, आर्टिकल 32। ठीक है, तो जो आर्टिकल 32 है, 32 है, उसमें क्या कहा गया है? उसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो डायरेक्शन इशू कर सकता है, ऑर्डर्स इशू कर सकता है, रिट्स इशू कर सकता है टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट। तो एक तरह से ये जो एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है, उससे हमें फ्री किया जाए, उससे हमें प्रोटेक्ट किया जाए, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि भाई वो फैसला सुना सकता है। ठीक, फिर आर्टिकल 142 क्या कहता है? इसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कैन पास सच डिक्री। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा ऑर्डर या डिक्री दे सकता है, ठीक है, जिस जो कि नेसेसरी हो। क्या चीज को लेके? कि ऐसा कोई जस्टिस, मतलब जो कि जो जरूरी है, एकदम नेसेसरी है, कोई किसी मैटर को लेके जो कि पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, मतलब ये कोई भी कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, ऐसे चीज के लिए ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, कि भाई आप उस चीज को लेके जल्दी फैसला सुनाए। ठीक है, तो ये एक पावर है। जैसे मान के चलिए कि एनवायरनमेंट को लेके कहीं पे कुछ फंसा हुआ है, कुछ दाव पेच, ठीक है, और वहां पे उस चीज को लेके पेंडिंग है, लेकिन उसका जो पेंडिंग होने की वजह से जो एनवायरनमेंट में एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, तो उस चीज के लिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके कि भाई मैं कोई भी जो ऑर्डर है उसको पास कर सकता हूँ, ताकि जल्दी से जल्दी वो जो मैटर है, जो पेंडिंग है, वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो ये एक पावर है। ठीक, तो एक एक हो गया आपका आर्टिकल 32। ठीक है, और एक हो गया आपका आर्टिकल 142। ठीक है, आप जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसमें क्या क्या है, मतलब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो पहला है आपका आर्टिकल 48 ए, और दूसरा है आर्टिकल 51 ए। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 48 ए है, ये क्या है? इसमें ये कहा गया है कि जो क्या बोलते हैं, स्टेट है, वो प्रोटेक्ट और इम्प्रूव कर सकता है एनवायरनमेंट को। ठीक है, साथ ही साथ सेफ गार्ड कर सकता करेगा करेगा है ना, फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को, है ना। तो इस तरह से आर्टिकल 48 के तहत जो है एक तरह से स्टेट को अधिकार है ना। फिर उसके बाद आता है, मतलब अगर मान के चलिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए इस आर्टिकल का इस्तेमाल करके सरकार कोई भी नियम बना सकता है। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 51 ए। आर्टिकल 51 ए में क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि जो सिटीजन है, ठीक है, उसकी ड्यूटी है हर सिटीजन का कि वो प्रोटेक्ट करे नेचुरल एनवायरनमेंट को, साथ ही साथ इम्प्रूव करे नेचुरल एनवायरनमेंट को। और ये नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट में वो सारी चीज आएंगे जो कि इंक्लूड करता है फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स और वाइल्ड लाइफ। ठीक है, और जो भी लिविंग क्रिएचर्स है। ठीक है, तो वो जो सारे चीज है, ये सारे नेचुरल एनवायरनमेंट में आते हैं। तो ये एक तरह से जो आर्टिकल 51 ए है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोविजन है, जिसके तहत क्या बोलते हैं, हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हमको हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक एनवायरनमेंट को लेके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गया। ठीक, अब जानते हैं कि ये जो भले इसमें संविधान में दे तो दिया गया है एनवायरनमेंट को सुरक्षा करने के लिए, लेकिन इसको लागू करने में या फिर इसको
आगे बढ़ाने में क्या चैलेंजेस या क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम आ रहा है जुडिशियल डिले। ठीक है, जुडिशियल डिले मतलब भाई जाहिर सा बात है कि एनवायरनमेंट को कोई भी काम, जैसे मान के चलिए कहीं पे कुछ माइनिंग एक्टिविटी चल रहा है, ठीक है, और उस पर कोई केस हो गया, ठीक है, तो वो चीज़ अटका हुआ है, ठीक है, या फिर कहीं पे गंदा पानी बह रहा है ना, नदियों में, लेकिन वहाँ पे उसको लेके केस तो कर दे, लेकिन वो गंदा पानी अभी भी बहे जा रहा है, लेकिन केस पेंडिंग की वजह से, जुडिशियल डिले होने की वजह से प्रॉब्लम और ज़्यादा ज़्यादा ही एडवर्स इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक पहला प्रॉब्लम है, जुडिशियल डिले। दूसरा है डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग पॉल्यूटर्स, मतलब कि भाई कोई भी जो पॉल्यूशन फैलता है, ठीक है, तो वो एक्चुअली में एकदम एग्जैक्टली कहाँ से फैल रहा है, ये हर बार आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो ये दूसरा चैलेंज हो गया। तीसरा होता है डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट कॉन्फ्लिक्ट, कि जैसे मान के चलिए ये तीसरा जो चैलेंज है वो क्या है ना, इसमें क्या होता है, जैसे कि हमको अपने देश का विकास कराना है, ठीक है, विकास करना है ना, अब उसके लिए क्या है कि जाहिर सा बात है कि आपका जंगल कटेगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगा, अब इससे क्या होगा, पॉल्यूशन होगा, पेड़ कटेंगे, तो एक तरह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ये एक चैलेंज हो जाता है, तो ये तीसरा चैलेंज है। ठीक, चौथा ये है डिफिकल्टी आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग रिस्क एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट। ठीक है, कि भाई पहला तो है ना, तो ये चौथा जो ये है कि जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है या फिर आगे क्या फ्यूचर में क्या रिस्क होगा, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको एड्रेस करना, ये एक डिफिकल्टी हो जा रहा है। पांचवा होता है वीक मॉनिटरिंग। ठीक है, कि जो हमारे जो रेगुलेटरी बॉडीज है, जैसे कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, ठीक है, जिसके पास फंड ही नहीं है, ठीक है, या फिर उसके पास मॉडर्न इक्विपमेंट ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो ठीक से मॉनिटर नहीं कर पा रहे कि भाई पॉल्यूशन कौन फैला रहा है, किसके ऊपर कितना फाइन लगेगा, तो ये एक चैलेंज है। फिर एक सबसे है ना, फिर उसके बाद एक आता है छठवा जो चैलेंज है वो क्या आता है कि लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन, कि भाई लोगों में ना कोई जागरूकता नहीं है, लोग बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है, मतलब घर अगर बना रहे हैं तो पूरा कंप्लीट पेड़ को काट दिए, या आस पास में थोड़ा बहुत भी पेड़ है तो उसको भी बस खेती करने के नाम पे काट काट देते हैं, तो एक तरह से उनमें कोई पब्लिक अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस है। ठीक है, कोई सेंसिटाइजेशन नहीं है, सेंसिटिव नहीं है पेड़ों को लेके कि भाई पेड़ बचाना चाहिए, पेड़ को मत काटो, ठंडा छांव आता है, ऑक्सीजन देता है, तो ये सब उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये जो हो गए सारे चैलेंजेस हो गए। ठीक है, अब आता है वे फॉरवर्ड, फिर आगे हमको क्या करना चाहिए। तो पहला चीज़ है भाई इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, कि भाई जो भी गवर्नमेंट ने जितने भी मशीनरीज या जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया है ना, और या फिर जो भी नियम सरकार बना रही है, ठीक है, उनको इफेक्टिव इम्प्लीमेंट करना चाहिए, है ना, तो पहला काम तो ये होना चाहिए। दूसरा काम ये होना चाहिए ग्लोबल एक्शन, कि भाई दूसरे कंट्रीज से भी मदद लें, कि है ना, जो भी दूसरे अड़ोसी पड़ोसी राज्य हैं या फिर जो भी दूसरे और देश हैं जो एनवायरनमेंट को लेके कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, उनसे हेल्प ले, उनके टेक्नोलॉजीज को अपनाएं। ठीक, साथ ही साथ तीसरा चीज ये है कि लेजिस्लेशन लेजिस्लेशन रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, कि भाई जो क्लाइमेट चेंज जो चेंज आ रहा है ना, उसको देखते हुए कुछ कुछ नए नए नियम बनाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और नए नए प्रॉब्लम्स अभी फेस कर रहे हैं हम, तो उसको लेके थोड़ा नियम कानून में और बदलाव करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है, और आपका जो घर बन रहा है, तो उस वजह से जो एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, तो उसको लेके तुरंत सरकार को नया नियम और कुछ कुछ बनाते रहना चाहिए। ठीक, फिर आता है स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी मतलब वही जैसे मैंने आपको बताया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, ठीक है, या फिर आपका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, तो इनको और ज़्यादा मजबूत बनाए, ठीक है, उनका जो फाइनेंशियल रिसोर्स है, इन्वेस्टिगेटिंग कैपेसिटी है, उसको और ज़्यादा मतलब मजबूत करे, ताकि वो पैसे को लेके उनका हाथ ना बंध जाए। साथ ही साथ इन्वेस्टिगेटिंग जो इन्वेस्टिंग क्या बोलते हैं कैपेसिटी है, ठीक है, एनवायरमेंटल एजेंसीज का, उसको बढ़ाए। ठीक है, तो ये चीज को भी आगे करना चाहिए, ताकि जो जो भी प्रॉब्लम आ रहा है एनवायरमेंट को लेके, उसको सही ढंग से जो आपका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है कंट्रोल कर सके। ठीक है, फिर और क्या करना चाहिए, राइट अवेयरनेस, भाई वही आपका जो लोगों में जो पब्लिक अवेयरनेस है उसको फैलाया जाए, ठीक है, ताकि उनके अंदर एक सेंसिटाइजेशन क्रिएट हो पेड़ों को लेके, प्रकृति को लेके। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।